welcome to the Monisha Take podcast with your host Monisha Sharma. And this is the show about poetry, positivity, philosophy, motivation, introspection, storytelling and everything in between. So every Tuesday यानी हर मंगलवार को हम होंगे आप सभी से रूबरू। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मंडी के बारे में। एपिसोड के पहले भाग में हम चर्चा करेंगे मंडी जिला के इतिहास के बारे में और दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे मंडी राज्य के प्राचीन तीर्थ स्थल रिवालसर के बारे में। प्राचीन मंडी राज्य को हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में सन 1948 में आने के पश्चात प्राचीन सुकेत स्टेट को मिलाकर एक जिला बना दिया, जिसकी दूरी प्रदेश की राजधानी शिमला से 160 किलोमीटर है। प्राचीन काल से ही व्यापार का मुख्य केंद्र होने के कारण इसे मंडी के नाम से जाना जाता है। पंजाब के प्रमुख मंडियों में मध्य एशिया, तिब्बत और लद्दाख के लिए व्यापारिक मार्ग यहाँ से होकर ही गुजरता है, जो मध्य एशिया के लिए विख्यात रेशम मार्ग से भारत के उत्तरी मंडियों को जोड़ता भी है। मंडी जिला कुल्लू और कांगड़ा के मध्य स्थित है और व्यास नदी ही यहाँ की मुख्य नदी है। प्राचीन काल से ही हिमालय को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। उनमें एक खंड का नाम है जालंधर खंड। 7वीं शताब्दी में चीनी भिक्षु ह्यून-त्सांग बौद्ध धर्म की शिक्षा और पुस्तकों की खोज के लिए भारत आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में जालंधर और क्योलोतो अर्थात कुलुत का जिक्र तो किया है, परंतु मंडी और सुकेत का कोई विवरण नहीं है। यदि उस काल में रिवालसर बौद्ध धर्म का केंद्र था तो अवश्य ही ह्यून-त्सांग उसके बारे में लिखते। तिब्बती नरेश स्त्रोंचन गंपो की सेनाएं कुल्लू तक पहुंची थी। यहाँ तिब्बतियों ने स्थायी छावनियां आदि भी स्थापित कर ली थीं। स्थानीय आख्यानों से पता चलता है कि चीनी सेनाएं कांगड़ा दुर्ग तक पहुंची थी। शायद यही सेनाएं चीनी न होकर तिब्बती हो सकती हैं, क्योंकि तिब्बत को भी भारतीय चीन ही कहते थे और चीन को महाचीन। वैसे प्राचीन भारतीय साहित्य में तिब्बत देश को भोट देश कहा गया है और तिब्बती के लिए भोट शब्द प्रयोग किया जाता है। 12वीं शताब्दी में लद्दाखी राजा उत्पल ने कुल्लू पर आक्रमण कर कुल्लू प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। उसके आगे मंडी और कांगड़ा की ओर बढ़ता गया। उसने 5 वर्ष तक कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार करके रखा। कांगड़ा के राजा ने दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान से लद्दाखी सेनाओं को बाहर करने के लिए सहायता मांगी। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं ने लद्दाखी सेनाओं को कांगड़ा दुर्ग से बाहर खदेड़कर कांगड़ा के राजा को दुर्ग सौंपा था। प्राचीन मंडी के इतिहास की जानकारी हमारे पास अधिक नहीं है। मंडी देश का इतिहास सेन राजाओं के पश्चात का ही हमें मिल पाया है, जिसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाएगा। प्राचीन काल में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में छोटे छोटे शासक शासन किया करते थे। कुछ शासक तो 1-2 गांवों तक ही सीमित होते थे। 8वीं शताब्दी में कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तपीर ने अपना राज्य पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ाकर गढ़वाल तक फैला दिया था। उनकी मृत्यु के पश्चात एक बंगाली मूल के चंद्रवंशी राजा वीर सेन ने सतलुज नदी को पार कर पांगना अर्थात सुंदरनगर में अपना शिविर स्थापित कर आसपास के राणों और ठाकुरों पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य स्थापित किया। उसने पांगना गांव में शिविर स्थापित कर सुंदरनगर स्टेट की नींव डाली। वीर सेन के 2 भाइयों में एक गिरी सेन ने क्यूथल और दूसरे हमीर सेन ने किश्तवाड़ में अपना अपना अलग राज्य स्थापित किया। सुकेत राज्य की 7वीं पीढ़ी में साहू सेन और उसका छोटा भाई बाहू सेन 2 थे। अपने बड़े भाई साहू सेन से बदमिजाजी से तंग आकर बाहू सेन अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ सुकेत छोड़कर हार गांव चला गया और वहां बस गया। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही वर्तमान मंडी राज्य की नींव डाली थी। इस वंश के 7वें राजा का नाम मंगल सेन था। उसके क्रूर स्वभाव के कारण प्रजा ने उसका वध कर दिया था। मंगल सेन की हत्या पश्चात जय सेन ने राज्य संभाला। उसकी मृत्यु सन 1250 में हुई। जय सेन की मृत्यु पर उसके भतीजे कर्ण सेन ने राजगद्दी को संभाला। उसने मंगलोर में मुरली मनोहर का मंदिर बनाया। कर्णसेन कुल्लू के राजा उचित पाल के साथ लड़ता हुआ मारा गया। कर्णसेन के युद्ध में मारे जाने के पश्चात उनके बेटे मानसेन राजा बने। मानसेन ने सन 1298 में कल्टी के राणा को युद्ध में परास्त कर अपनी राजधानी वर्तमान मंडी के समीप भयूली में स्थापित की। उसने पराशर झील के ऋषि पराशर का सुंदर काष्ठ मंदिर बनवाया। मानसेन की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे कल्याण सेन राजा बने। इसने राजधानी को बयूली से बदलकर
बटोली में स्थापित किया, जिसे अब पुरानी मंडी के नाम से जाना जाता है। कल्याण सेन की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा हीरा सेन सन 1332 में गद्दी पर बैठा। हीरा सेन की मृत्यु राजा गंधर्व के साथ हुए युद्ध में सन 1360 में हुई थी। उसके पश्चात उनका भाई धरात्री सेन, उसके उपरांत नरेंद्र सेन और उसके पश्चात हरजाई सेन सभी राणाओं से लड़ते समय मारा गया। हरजाई सेन की मृत्यु के पश्चात दिलावर सेन गद्दी पर बैठा। इसके समय दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने सन 1487 में मंडी पर कब्जा कर 9 वर्ष तक अपने एक मुसलमान सरदार के द्वारा मंडी पर राज किया। इस सरदार के मरने के पश्चात फिर दिलावर सेन ने मंडी राज्य की गद्दी को संभाला। राजा दिलावर सेन के पश्चात मंडी के शासन की बागडोर राजा अजबर सेन ने संभाली। अजबर ने प्रथम काम राजधानी को बटोली से बदलकर व्यास के दूसरी ओर वर्तमान मंडी में स्थापित किया और यहाँ पर भूतनाथ का शिव मंदिर बनवाया। अजबर सेन की मृत्यु के पश्चात उसका पोता साहिब सेन मंडी की गद्दी पर बैठा। इस समय दिल्ली में मुगलों का प्रभाव मंडी तक पहुंचा। अजबर सेन ने सिकंदर शाह सूरी को पकड़ने में मुगल सेना की सहायता की। साहिब सेन के पश्चात उनका बेटा नारायण सेन मंडी का राजा बना और नारायण सेन की मृत्यु पर उनका अनुज केशव सेन गद्दी पर बैठा। नारायण सेन ने अपने भाई की मृत्यु के पश्चात उनकी यादगार को चिरस्थायी करने के लिए बरसेले यादगार बनवाए, जो अब भी सभी राजाओं की मृत्यु पर स्थापित होते हैं। केशव सेन के पश्चात उनका पुत्र हरि सेन राजा बना। इसने प्रसिद्ध कमलगढ़ दुर्ग का सन 1625 में निर्माण किया था। हरि सेन की मृत्यु पर उसका पुत्र सूरज सेन गद्दी पर बैठा। राजा सूरज सेन के निधन पर उनकी वसीयत के अनुसार उनका अनुज श्याम सेन राजा बना। सूरज सेन निसंतान थे। वे राजा रंगीन मिजाजी थे। कुल्लू के साथ बजौरा में युद्ध जीतकर विश्वसेन महादेव मंदिर के किवाड़ पर लेख लिखवाया था, जिसे आज भी देखा जा सकता है। श्याम सेन की मृत्यु पर उनके साथ रानियां, 18 खवासियां, 22 दासियां भी उनकी चिता के साथ सती हुई थी। श्याम सेन के निधन के पश्चात उनका बेटा गुरसेन मंडी का राजा बना। उसने युवावस्था में ही जगन्नाथ और नेपाल में तीर्थाटन किया। उनके निधन के पश्चात उनका बेटा सिद्ध सेन मंडी का राजा बना। इन्होंने नगर के मध्य स्थित सिद्ध सार तालाब के एक कोने में सिद्ध भैरव और सिद्ध काली के मंदिर बनवाए। आज इस सिद्ध सार के चारों ओर दुकानें बन चुकी हैं। राजा सिद्ध सेन के बारे में लोक मान्यता है कि राजा ने कई देवी देवताओं की सिद्धि की थी और उनके चमत्कारिक कृतियों के बारे में कई कहावतें मंडी और इसके पड़ोसी राज्यों में विख्यात थीं। इनके राज्यकाल के 2 अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का मंडी प्रवास और लामा तारनाथ का मंडी और जलंधर भ्रमण था। गुरु गोविंद सिंह मुगल सम्राट औरंगजेब से युद्ध लड़ रहे थे और इस युद्ध में गुरुजी पहाड़ी राजाओं से सहायता मांगना चाहते थे और इसी कारण वो पहाड़ी राज्यों का चक्कर काट रहे थे। इसी दौरान कुल्लू के राजा ने उन्हें कैद कर लिया था, पर गुरुजी किसी प्रकार कुल्लू से भागने में कामयाब हो गए और मंडी में राजा सिद्ध सेन के अतिथि के रूप में कुछ समय ठहरे थे। जाते समय गुरु गोविंद सिंह ने मंडी राज्य की सुरक्षा को लेकर वरदान दिया था, जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। उन्होंने अपनी बंदूक, बारूद, कुप्पी और रुबाब राजे को भेंट कर मंडी से विदाई ली और आज भी मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में ये सारी चीजें सुरक्षित हैं। गुरु गोविंद सिंह सन 1702 में मंडी आए थे। लामा तारनाथ के बारे में मंडी राज्य की कहानी नामक पुस्तक में एक रोचक वर्णन इस प्रकार किया गया है। चीन देश में एक तारनाथ नामक तांत्रिक था। उसके पास एक अंगूठी थी जिसे पहनकर आकाश में उड़कर वो कहीं भी आ जा सकता था। प्रतिदिन वे एक एक करके अपने शिष्यों को बुलाता था और हरिद्वार से गंगाजल चीन देश मंगवाकर पूजा करता था। तारनाथ के कई शिष्य थे और वे सब सदैव अपने गुरु की सेवा के लिए तैयार रहते थे। गुरु तारनाथ के शिष्यों में एक शिष्य आनंद था। जब उसने मंडी देश के बारे में सुना तो उसकी मंडी को देखने की इच्छा प्रबल हुई। एक दिन आनंद की बारी आई। आनंद ने जादुई अंगूठी को अपनी तर्जनी में पहन लिया और कमंडल लेकर आकाश में उड़ता हुआ हरिद्वार की ओर चला गया। हरिद्वार पहुंचकर आनंद ने गंगा जल भरा और अपनी इच्छा को साकार करने मंडी नगर देखने के लिए रुक गया। उसने मंडी नगर को घूम फिर कर देखा और उसके उपरांत दमदमा भवन जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो गया। ये पीपल का पेड़ राजा के अंतःपुर के समीप था और उस स्थान पर कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था।
इसी पेड़ की दूसरी ओर एक सरोवर था जहाँ रानियां, दासियां और खवासियां स्नान करती थीं। गर्मियों के दिन थे और दोपहर के समय राजा के अंतःपुर से महिलाएं सरोवर पर स्नान करने पहुंच गईं। सभी महिलाओं ने भरपूर स्नान किया और नए वस्त्र पहनकर जैसे ही वे अंतःपुर की ओर जाने लगीं, एक रानी ने पीपल के पेड़ के नीचे सोए हुए ब्रह्मचारी को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। उसने अन्य रानियों को भी इसके बारे में जानकारी दी। ब्रह्मचारी को देखकर अन्य रानियां भी दांतों तले उंगलियां दबाने लगीं। सभी सोचने लगी, भला इस ब्रह्मचारी का इस स्थान पर क्या काम और ये इस स्थान तक आया कैसे। कई प्रश्न इन महिलाओं के मन में सावन ऋतु की आकाशीय बिजली की तरह चमकने लगीं। लज्जित आंखों को झुकाए समस्त महिलाएं अपने अपने कमरों की ओर ब्रह्मचारी को गहन निद्रा में छोड़कर लौट गईं। राजा सिद्धसेन भी इसी समय एक रानी के कमरे से बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी महात्मा सरोवर के समीप पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे हैं। और उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी महात्मा सरोवर के समीप पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे हैं। सिद्धसेन साधु को देखते ही आश्चर्य में पड़ गए। साधु आराम से सो रहा था। उसके सिर के पास एक स्वर्ण कमंडल में जल भरा हुआ था। सिद्धसेन ने समीप जाकर देखा कि अंगूठी भी साधु के छाती पर रखी हुई थी। सिद्धसेन ने उस सोने की अंगूठी को उठा लिया और उसने अंगूठी को अपनी तर्जनी में डाला तो वे तुरंत ही आकाश में उड़ने लगे। जब राजा सिद्धसेन ने अंगूठी को तर्जनी से निकाल दिया, वे बर्फ की फाहें की भांति भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही राजा सिद्धसेन पृथ्वी पर आए, उसने ब्रह्मचारी साधु को निद्रा से जगाया और उसने आने का कारण पूछा तथा उसकी अंगूठी भी लौटा दी। साधु ने सिद्धसेन को बताया कि वे चीन के गुरु तारनाथ का शिष्य है और मंडी देखने आया है। यह स्थान उसे इतना भाया कि आनंद में आकर इस सुंदर स्थान पर वो सो गया। राजा सिद्धसेन साधुओं का आदर करता था। उसने अपने एक रक्षक को बुलाया। रक्षक के आते ही सिद्धसेन ने उसे आदेश दिया कि साधु महात्मा के लिए भात और झोल लाया जाए। तारनाथ के शिष्य ने भात खाने से असमर्थता प्रकट की और क्षमा मांगकर गंगाजल लेकर आकाश में लुप्त हो गया। जैसे ही शिष्य अपने गुरु तारनाथ के पास चीन पहुंचा, गुरु ने शिष्य को देखकर देर से आने के लिए आड़े हाथों लिया। शिष्य ने गुरु से क्षमा याचना करते हुए बताया कि उसे मंडी नगर बड़ा ही भाया। गुरुजी को उसने पुनः बताया कि वह मंडी नगर और राज्य में दूर दूर तक घूमा तथा उसके उपरांत थकान मिटाने के लिए राजा के महल के भीतर सो गया। मंडी का राजा, जो बड़ा ही हठी था, उसके पास आया तथा उसकी जादुई अंगूठी उठा ली। उसके उपरांत उसने मुझे जगाकर अंगूठी लौटा दी। गुरु तारनाथ ने तुरंत अपने शिष्य को एक दूसरी अंगूठी देते हुए पुनः मंडी जाने को कहा और राजा सिद्धसेन को अंगूठी का प्रयोग करने का उपाय बताने का आदेश दिया। गुरु तारनाथ के अनुसार संपूर्ण संसार में सिद्धसेन जैसा व्यक्ति ही जादू के रहस्यों की रक्षा कर सकता है। शिष्य मंडी आया तथा अपनी जादुई अंगूठी राजा सिद्धसेन को उस समय भेंट कर दी जब वह भूतनाथ मंदिर में पूजा कर रहे थे। ये जादुई अंगूठी राजा सिद्धसेन के पास जीवन भर रही। मंडी नगर के निवासी अभी तक जादुई अंगूठी की बातें करते हैं। राजा सिद्धसेन इस अंगूठी को पहनकर प्रतिदिन हरिद्वार स्नान करने जाते थे तथा पुनः मंडी लौट आते थे। राजा सिद्धसेन शारीरिक रूप से बलवान और भीमकाय थे। उनका जूता एक हाथ से अधिक लंबा था, जिससे आप उनकी कद काठी का स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। वैसे राजा दोषी व्यक्तियों की भी इसी जूते से खबर लिया करते थे। पूर्व काल में हमें 3 तिब्बती लामा द्वारा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भ्रमण करने का वृतांत उनके जीवनियों में मिलता है। इनमें प्रथम है महानुवादक रिंचेन जांगपो। उन्होंने कश्मीर जाते समय 11वीं शताब्दी में गुगे प्रदेश से गढ़वाल कुमाऊं होकर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों की यात्रा की थी। इसके पश्चात 13वीं शताब्दी में काग्युत्पा बौद्ध निकाय के महान योगी गोछंगवा ने उत्तरी भारत में जालंधर पीठ यात्रा के समय मंडी कुल्लू की भी यात्रा करते हुए लाहौल के मार्ग से लद्दाख गए थे। और तीसरे थे लद्दाख के राजा सेंगे नामग्याल। सेंगे नामग्याल के गुरु और हेमिस महावीर के संपादक सिद्ध लामा ताक्षर रस्पा। लामा जी ने उडियान देश के स्वात घाट अर्थात पाकिस्तान के भ्रमणार्थ जाते समय जालंधर पीठ की भी यात्रा की थी और उस समय वे कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी क्षेत्र में काफी समय तक विचरते और भ्रमण करते रहे। चंबा में नाथपंथी गुरु चरपट नाथ का चेला सोमनाथ से उन्होंने नाथपंथी शिक्षक ग्रहण कर दीक्षा ली थी और उनके गुरु सोमनाथ ने
उनका नाम तारनाथ दिया था। तत्पश्चात लामा तक्षर रस्पा ने बौद्ध धर्म त्रिचीवर त्याग कर सूती धवल धोती ग्रहण कर सिर पर श्वेत सूती पगड़ी बांधना आरंभ कर दिया था। उन्होंने कानों में भी नाथपंथी कुंडल पहन लिया था। लद्दाख और तिब्बत के प्राचीन मंदिरों में भित्ति चित्रों और थंका चित्रपटों में लामा तारनाथ का चित्रण बौद्ध भिक्षु के रूप में ना करके नाथपंथी साधुओं की तरह किया गया है। लद्दाख के हेमिस महाविहार के प्राचीन चैत्य गृह में उनकी विशाल मृण मूर्ति की कुंडलधारी नाथपंथी वेशभूषा है और पगड़ी बांधने का नमूना भी आज के नाथ साधुओं से मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतवासी तिब्बतियों को चीन और मुख्य चीन को महाचीन कहते थे। चीन देश के तांत्रिक तारनाथ का चेला आनंद जो राजा सिद्धसेन के समय मंडी नगर पहुंचा था, वास्तव में लामा तारनाथ स्वयं होने की संभावना है। तारनाथ अक्षरस्पा साधु बनने के पश्चात कांगड़ा, मंडी, चंबा क्षेत्रों में कुछ वर्ष भ्रमण करते रहे। ये उनकी जीवनी में स्पष्ट हो जाता है कि कुछ समय के लिए राजा सिद्धसेन के अतिथि बनकर दमदमा महल में भी ठहरे थे। इस बात की संभावना अधिक है कि उस समय राजा को कुछ तांत्रिक शिक्षा भी दी होगी उन्होंने। ये चर्चा कालांतर में सिद्ध चेला आनंद की कल्पित कथा लोक चर्चा का विषय बनकर समस्त मंडी क्षेत्र में फैल गई होगी, जिसे आज तक लोग नमक मिर्च के साथ वर्णन करते चले आ रहे हैं। इस बात की अधिक संभावना इसलिए भी है कि राजा सिद्धसेन और लामा तक्षर रस्पा लगभग समकालीन हैं। सिद्धसेन के निधन के पश्चात उनका पोता शमशेर सेन गद्दी पर बैठा, क्योंकि उनके पिता राजकुमार शिवज्वाला सेन की सिद्धसेन के जीवन काल में ही मृत्यु हो गई थी। शमशेर सेन के समय पूर्व में गोरखा और पश्चिम में पंजाब में सिख शक्तिशाली बनकर उभर रहे थे। शमशेर सेन के पश्चात उनका बेटा सूरमा सेन मंडी की गद्दी पर बैठा। इन्होंने केवल 7 वर्ष ही राज किया। शायद उनके मंत्रियों ने विष देकर उन्हें मार दिया था। सूरमा सेन के पश्चात उनका बेटा ईश्वरी सेन मंडी का राजा बना। सन 1792 में कांगड़ा के राजा संसार चंद कटोच ने मंडी पर चढ़ाई कर राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था। परंतु सन 1807 में कांगड़ा दुर्ग पर गोरखा सेनापति काजी अमर सिंह थापा ने कब्जा कर राजा ईश्वरी सेन को मुक्त कर मंडी का दोबारा से राजा बना दिया था। उनके अंतिम शासन काल में एक अंग्रेज पशु चिकित्सक डॉक्टर मूरक्राफ्ट सन 1820 में लद्दाख जाते समय मंडी पहुंच गए। राजा ईश्वरी सेन निसंतान गुजर गए और इनके अनुज जालिम सेन मंडी के राजा बन गए। जालिम सेन का जैसा नाम था वैसा ही वो जालिम भी था। उसने अपनी प्रजा को अत्यंत कष्ट दिया था और 1500 से अधिक बेकसूर लोगों को जान से मार भी दिया था। जालिम सेन भी निसंतान मर गया और उसने अपने भतीजे बलबीर सेन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। बलबीर सेन सन 1839 को मंडी का राजा बना और सन 1851 तक राजा रहा। इनके राज्यकाल में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की सिख सेनाओं ने जो जनरल बचुरा के अधीन थे, हमला कर मंडी की जनता को खूब तंग किया और लूटा। बलबीर सेन की मृत्यु के पश्चात विजय सेन गद्दी पर विराजमान हुए। अब पंजाब पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। इसके साथ मंडी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर भी अब अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। भारत का अंग्रेज वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन हिमालय क्षेत्रों के दौरे पर कुल्लू से रोहतांग होते हुए लाहौल के प्रथम गांव खोखसर तक जाकर वापसी में मंडी के झिटिंगरी और एजू में ठहरे थे। उनका स्वागत राजा विजय सेन ने झिटिंगरी और दरंग में किया था और स्वयं भी उनके काफिले के साथ गए थे। परंतु एजू पहुंचकर लॉर्ड साहब की दिल की बीमारी से अचानक मृत्यु हो गई। इनके ही राज्यकाल में दूसरे वाइसरॉय सन 1871 में मंडी आए थे। राजा विजय सेन ने रिवालसर की पहाड़ी चोटी पर नैना देवी का सुंदर मंदिर बनवाया था, परंतु ये सन 1905 में भूचाल में भूमिसात हो गया था। इनके मृत्यु के पश्चात उनका दासी पुत्र भवानी सेन सन 1903 से लेकर सन 1912 तक मंडी का राजा रहा। भवानी सेन ने लाहौर में एसजी कॉलेज से विद्या अध्ययन की थी। राजा भवानी सेन की मृत्यु पर उनके दत्तक पुत्र जोगिंद्र सेन सन 1912 में मंडी के राजा बने और मंडी रियासत के हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों में शामिल होने तक अर्थात अप्रैल सन 1948 तक राज किया। तो दोस्तों, ये थी मंडी राज्य के इतिहास की जानकारी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मंडी राज्य के प्राचीन तीर्थ स्थल रिवालसर के बारे में और वज्रगुरु पद्मसंभव के रिवालसर से संबंध के बारे में। यदि आज का ये एपिसोड पसंद आया हो
तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।